पाकिस्तान की चर्ची शुद्ध नहीं आ गए जिनको ले गए कह रही हो कि मेरा जिस्म कोई बड़ा कीमती, अगर तेरा इन्ना कीमती है चादर चार दीवार च रख, ना कोई छेड़ेगा, ना तू हरास होएगी, तो ना ही मैं तेनों कोई तंग करन आएगा। तो अपना जिस्म लैके चौंक च खलो जा तो फिर आखें कि जी मैं बड़ी पवित्र, बड़ी नेक, परवीन, पाक, साफ हाँ। इंज तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ, तेरी दादी नानी को अगर किसी ने नहीं छेड़ा था तो बाइज्जत, और मैनू तो भी शक है इन्होंने दादियाँ नानियाँ भी इंदियां सन। ये वेस्टर्न एक एजेंडा है। अब मतलब वो बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए ये मुल्क बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है, ये दहशत गर्दियों का मुल्क है, औरत को बड़ा दबा के रखा गया है, ठीक है ना। और हम ना औरत को आज़ादी दिलाने आए हैं, तो वो फिर ना जिवें कुत्ते मड्डी पाते हैं इस तरह वो कोई डॉलर डाल दिया, किसी ने कोई पौंड पाता, किसी ने कोई वीज़ा दे देता। तो ये वो कुत्ते कुत्तियाँ हैं वेस्ट की। इनका मुतालबा जो है वो वही है जो नंगे जिस्म है, कि उन्होंने, ये फ्रस्ट्रेटेड कौम है। इसमें से मैं आपको बताऊं, ये ड्रगी लोग हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये आपको इनकी फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा ये वो औरत नुमा मखलूक है जो चादर चार दीवारी के सख्त खिलाफ है। तो इसको मादर पिदर आज़ादी चाहिए, जो कि अमेरिका में भी नहीं है, मगरब में भी नहीं है। मादर पिदर आज़ादी कहीं पे भी नहीं है। मुझे ये बताएं, अमेरिका या मगरब की औरत के पास तो टाइम ही नहीं है, उसके पास तो आज़ादी नाम की चीज़ ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक खोते की तरह वो काम करती है। मतलब 18 साल के होते हैं बच्चे तो उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, और अपने ब्रेड एंड बटर की फिक्र पड़ जाती है। उन्हें कमाना होता है, साथ में पढ़ना होता है, और एक वीकेंड होता है उसमें भी वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो वहाँ शादी क्या है, और जो वो लिबास पहनती है वो उनका कल्चर है। जैसे हमारा कमीज शलवार कल्चर है, हमारा सतर ढंपा हुआ कल्चर है। अरब ममालिक के में वो लॉन्ग ड्रेसेस पहनती है। मादर पिदर आज़ादी आप उन्हें ना कहें। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मगरिब में और अमेरिका ख़ासतौर पे जहाँ का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ रिश्तों की कदर है। मतलब मदर डे है या फादर डे है, क्योंकि पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं। जो ही इन्होंने एक दिन इसलिए रखा हुआ है कि यार कोई एक दिन तो ज़िंदगी का हो जो सिर्फ हमारी माँ को हम दे सकें, क्योंकि ये पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, मेहनत मजदूरियाँ की, ये काबिल रहम कौम है। ये मादर पिदर आज़ाद नहीं है, दैट इज़ देयर इज़ कल्चर। आपके यहाँ जो लड़कियाँ हैं ना, ये हराम की कमाई डैडी पापा की औलादें हैं, जिनके बापों के नाम भी नहीं पता, सिंगल पेरेंट की औलादें हैं। इनके पास बहुत पैसा, बहुत जायदादें, हाथ में सिगरेट, नशे, जना। तो ये आके चौक में नाच गाना, जो लफंग पुना इन्होंने करना होता है, इसका ना तो पाकिस्तानी औरत से कोई ताल्लुक है, ना माशरे से कोई ताल्लुक है, ना समाज से, ना मज़हब से। ये एक मखलूक है जिसमें अब हम जिन्स भी आ गए हैं, जिसमें सारे मिले जुले। तो ये मैं इनको कहती हूँ एक बीमार तबका है। आपके यहाँ मुख्तलिफ बीमार तबकात होते हैं ना, जैसे उलमा में कितने बीमार तबकात हैं, मजहबी लोगों में कितने बीमार तबकात होते हैं जो कि बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, मसाजिद में अब्यूज़ करते हैं। जैसे आप बाहर देख ले चर्चिस में करते हैं। आज मजहबी भी एक बीमार तबका होता है ना, इसी तरह ये एक बेचारा बीमार तबका है। दैट्स इट, कोई मुतालबात नहीं है इनके। जवानी की तरबियत ऐसी है जैसे पत्थर पे पानी, और बचपन की तरबियत ऐसी है जैसे पत्थर पे लकीर। और ये आपका मज़हब भी कहता है कि 4-5 साल में बच्चे की नफ्सियात मुकम्मल हो जाती है। उसके सॉफ्टवेयर में, उसके कंप्यूटर में वो जो माहौल होता है वो फीड और सेव हो चुका होता है। इसलिए वालिदैन उनको माहौल अच्छा दें। और वो 4-5 साल की बात करें जब, जिसको आप बहुत समझते हैं कि भी बच्चा छोटा है। अब जिन लड़के लड़कियों ने डाइवोर्सी पेरेंट्स में रेज हुए हैं, सिंगल पेरेंट्स में हुए हैं, लड़ाई झगड़े देखे हैं, या बाप शराब पी के दूध घर आता है, या हराम की कमाई है, ये जो भी उनके यहाँ नेगेटिविटी जिस बच्चे ने देखी है, आप सोचें कि उस बच्चे की नफ्सियात क्या होगी। वो बड़ा होगा, उसे कुछ, ये कंफ्यूज कौम है। इनको पूछे ना, इनका कोई मजहब है, ना कोई कल्चर है, ना घर है, ना बाहर है। ये ब्रोकन फैमिली के ब्रोकन बच्चे हैं। लस्टी तबका, लस्ट है, आपस में तो लस्ट करते हैं ना, ये लस्ट है ना। तो वो उस लस्ट को वो उसमें बोर्ड में भी ला के इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरा, उनके पोस्टर्स वगैरह जो भी हैं, अब तो मुझे नहीं पता कि हर मार्च में उन्होंने किस तरह के पोस्टर, लेकिन जो बैनर्स वगैरह उनके मशहूर हुए हैं कि जी खाना खुद गर्म कर लो, फलाना भी खुद कर लो। तो फिर सारा कुछ तू करना, तो तू कहते मर्जी बुलाया तेन कहते ब्याह के लिया। फिर वो अपनी अम्मा को ठीक सी, अम्मा तेरे तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती सी। आप पहले ये तो समझिए ना, शादी का मकसद क्या है। शादी का मकसद क्या है जो ऑन रिकॉर्ड, अब अगर शर्म में शर्म नहीं तो आप लोग क्यों नहीं डिस्कस करते ओपनली शरई बातें।
میاں بیوی جوڑا اور ایک دوسرے کا لباس کیوں بنے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا تو حضور کی امت بڑھے گی اور اچھی تربیت کی ہوگی تو اللہ کا نام بنے۔ اصل میں تو یہ مقصد تھا ایک امت کا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تو وہی مقصد پورا نہیں کرنا چاہتی اپنے شوہر کا کہ بھی میری مرضی کے خلاف میرا شوہر بھی مجھے ٹچ نہ کرے، میں اپنی مرضی کے خلاف بچہ بھی پیدا نہ کرے، اپنے جسم کو وہ اپنے شوہر کے لیے باتیں کر رہی ہے، تو وہ تمہیں پھر کیوں لے کے آیا؟ باقی رہ گئی اگر یہ سمجھے کہ کپڑے دھونے ہیں یا کھانا بنانا ہے یا کوئی اور کام کرنے ہیں، تو ماں سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں دے سکتا۔ وہ تو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے، کھانا گرم آدھی رات تک اس کا دودھ کا گلاس لے کے بیٹھی رہتی، کب میرا پتر آئے تو میں سوواں۔ ماں سے زیادہ کیئر تو بیوی نہیں کر سکتی۔ جس چیز کے لیے بیوی آتی ہے اسی سے تو انکاری ہے، پھر تو کہتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا میرا شوہر جو ہے جناب وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے، گرل فرینڈس بنا رہا ہے۔ جب تم نے بیوی کی صحیح ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کی تو کس منہ سے تو حقوق مانگنے آ رہی ہے؟ تو ایز اے بیوی تو اگر یہ بات کرے گی تو پھر تو تمہارا بیوی بننے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہ گیا ہراس ہوتی ہو یا تمہیں کوئی ابیوز کرتا ہے، جو کہ زیادہ تر 99% پوری دنیا میں لڑکے لڑکیاں بچپن میں ابیوز ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں دونوں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، ملازم بھی ہو گئے اس میں شامل ہو جائے، رشتہ دار ہوتے ہیں ساروں پورے مغرب مشرق اس میں، کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے نا، اس کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے کسی خطے کی، تو سارے کے ایشوز ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کی چرچ ایشو تو نہیں آگے جن کو لے گئے کہہ رہی ہو کہ یہ میرا جسم کوئی بڑا قیمتی ہے، اگر تیرا اتنا قیمتی ہے چادر چار دیواری چ رکھ، نہ کوئی چھیڑے گا، نہ تو ہراس ہوئیں گی، تو نہ ہی میں تینوں کوئی تنگ کرن آئے گا، تو اپنا جسم لے کے چونک چ کھلو جا تو پھر آکھیں کہ جی میں بڑی پوتر بڑی نیک پروین پاک صاف ہاں۔ انج تو نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تیری دادی نانی کو اگر کسی نے نہیں چھیڑا تھا تو باعزت، اور مینوں تو یہ بھی شک ہے انہوں نے دادیاں نانیاں بھی انج نہیں سن، یہ خون ہی انجدا ہے، انہوں کا پیو ہندا ہونا نا، وہ پیو کو آزادی لینا آئی ہے نا، مطلب کس کے پاس یہ مطالبہ کس سے کر رہی ہیں؟ یہ مطالبہ حکومت سے کر رہی ہیں، تو آئین میں تو بہت حقوق ہیں عورت کے، تو جائیں عدالتوں میں، چونکا جی کی کر دیا نے۔ اگر یہ مرد کے خلاف آواز اٹھانے آئی ہیں تو اپنے باپ دا گریبان پکڑو جنہیں ایڈی گندی اولاد پیدا کی تھی۔ اگر یہ بھائی کے خلاف آئی ہیں تو ایڈا بغیرت بھرا، اور بغیرت بھرا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بھرا انہاں دی کمائی کھاندے نے، جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا وہ بہنوں کی کمائی کھا رہے ہیں، یہ طبقہ ہی اور ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ان کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ڈسکس زیادہ کریں اپنی مشرقی ویلیوز والی بچیوں اور لڑکیوں کی، جو وہ سوشل میڈیا یا جو وہ قناعت سے نکل رہی ہیں، جو وہ اپنی چادر سے باہر نکل رہی ہیں، جو وہ ایک اپنی ماں کی طرح اچھی بیوی ثابت نہیں ہو رہی، آپ اس چیز کو ڈسکس کریں۔ وہ زیادہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جو ہیں تو نیک، جو ہیں تو ویلیوز رکھتی ہیں، مگر وہ انہیں ساس بھی بوجھ لگتی ہے، سسر بھی بوجھ لگتا ہے، انہیں اپنا شوہر کی کمائی میں اپنی چادر میں رہنا مشکل لگ رہا ہے، جو مارننگ شوز دیکھ کے متاثر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں برانڈز، کپڑے، اور بندے کو حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ ان کی فکر کریں، کیونکہ ان کی گودوں میں آپ کے بچے ہیں۔ یہ طبقہ جو ہے نا، یہ کوئی ناجائز نطفے کا ہے، اس کو اتنا ڈسکس نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے یہ ویسٹرن ایک ایجنڈا ہے۔ اب مطلب وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک بڑا ایکسٹریمسٹ ملک ہے، یہ دہشت گردیوں کا ملک ہے، عورت کو بڑا دبا کے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نہ عورت کو آزادی دلانے آئے ہیں، تو وہ پھر نہ جی کتے مڈی پاندے نے، اس طرح وہ کوئی ڈالر ڈال دیا، کسی نے کوئی پاؤنڈ پاتا، کسی نے کوئی ویزا دے دیتا، تو یہ وہ کتے کتیاں ہیں ویسٹ کی جو بھونک رہے ہیں۔ یہ سارا وبال حاکم وقت پہ جاتا ہے، اصل میں اس کی ذمہ داری حاکم وقت پہ ہوتی ہے۔ وہ حاکم وقت، اور پھر حاکم وقت بھی ایسا جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کر دیا، زار دی کوڑ کر لی تے چھتیراں نو جفے، چلو جی جفا مار ہی لیا سی، کر لی جی، تے آ جڑے باہر کرلے پھردے نے 8 مارچ نے، انہوں نے بھی سانبھ لیندہ۔ مارچ کی تکنی میں نے تو مارچ کبھی دیکھا ہی نہیں دنیا میں، ہم نے اتنی، آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی ہیلدی ڈیبیٹس دیکھی ہیں پاکستان میں 8 مارچ کو؟ آپ نے کبھی وہ عورتیں ہائی لائٹ کی ہیں؟ آپ کی تو آپ اپنی دادی نانی لے آئے تو وہ اتنی ان کی باتیں بتانے والی ہیں، کس طرح انہوں نے محنتیں کی اپنی چادر اور اپنی حیا میں،
किस तरह मर्दों की तरह वो खेतों में काम करती रहीं, घरों में काम करती रहीं, किस तरह वो सुबह तहज्जुद से लेके इशा तक उन्होंने मतलब अपने मेहनत मजदूरी करके इतनी खूबसूरत औलाद बनाई। वो औरतें, कोई इस किस्म की डिस्कशन आपको कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में मिलती हो, कहीं मिलती हो, ये दुनिया में होता है। वो लोग औरतों के इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका दिखाते हैं। यहाँ बस एक ही पता है, मार्च 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 मार्च, जिसको देखो तो ये हाथ में मार्च अलाउ क्यों किया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अलाउ क्यों की जाती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर तो हाकिम वक्त की अपनी दुम पे पैर आ जाए ना, जैसे वो पिछले दिनों दुम पे पैर आ गया कि जी वो किसी किताब का हवाला दिया और वो साफ़ी उठा के जेल में डाल दिया, तो फिर तो हाकिम वक्त तड़प उठते हैं, कहते हैं सोशल मीडिया भी बैन कर दो, हर एक की ज़बान बंद कर दो। उन्होंने मेरी बीवी के बारे में बात की है कि जी मियाँ बीवी मिलाद, तो इन्नी तकलीफ तेन 8 मार्च की कदे होंगी तो तेरा तो मुल्क समझ जाना सी। या कोई भी इस किस्म की वाही आती है, मुल्क के लिए दर्द को महसूस करो, ज़ातियात के लिए नहीं। अगर अपनी हाकिम वक्त को तकलीफ पहुंची है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे साफ़ी उंगली ना उठाएं, तो तेरा मुल्क ज़ाती नहीं, तुझे तकलीफ नहीं पहुंचती कि ये 8 मार्च को क्या होता है और पूरी की पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो हाकिम वक्त अगर ये मिसाल देते हो हज़रत अबू बकर सदीक की, हज़रत उमर फारूक की, अमीरुल मोमिनीन की मिसालें देते हो, फरात के किनारे कुत्ता प्यासा रह जाए तो उमर की पकड़ होगी, ये मिसालें देते हो, इतने कुत्ते बिल्लियां सड़कों में फिरन दे ने, तो तुसी समझते हो तुहानू अल्लाह ने पूछना ही नहीं। आप उसको, और एक उठा भी वजीर, उसने कहा कि भाई आप इसको मार्च को बंद करें। उस मौलवी के पीछे सारे पै गए, उन्हें कहा नहीं मेरा यह मतलब नहीं सी, मेरा मतलब सी कि इंज, तो मेरा मतलब, वो भी डर गया मौलवी क्योंकि उसको सीट जानी सी, खुस जानी सी। मार्च की कोई तुक नहीं बनती, ये कोई लिबरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हाकिम वक्त अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आपके घर की घरेलू बात भी कोई साफी कर दे। तो इसलिए हाकिम वक्त की पकड़ होगी। ये हाकिम वक्त का काम है कि वो इस चीज़ को बैन करे। 8 मार्च को डिबेट्स होने चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, टीवी पे सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस औरत को देनी चाहिए और बताना चाहिए। गोबर थोपने वाली औरत को ला के उसका इंटरव्यू लेना चाहिए, जिन्होंने पता ही नहीं 8 मार्च, उन्हें तो मार्च का भी नहीं पता होता, 8 का भी नहीं पता होता। वो अपने कामों, आपको खेती बाड़ी करने वाली, आपको ये जो आपके घरों में मुलाजमा सफाइयाँ करने आती हैं, वो नहीं है जो मार्च वाली जिस ले जाती हैं, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया, 1000 रुपया दे के नाल वो जो नाल बच्चे पढ़ाए, नाल उन्होंने ब्रांडेड पर्स पकड़ाया, तो उन्होंने हकूक की गल की, उन्होंने तुम 1000 भी नहीं देंदियाँ, तनख्वाह भी पूरी नहीं देंदियाँ, जिन्होंं की हकूक की तुम बात करने, बेईमान औरत। लेकिन असल वो जो है आपकी औरतें, आप लाएँ उस कम्युनिटी को लाएँ जो आपके गटर साफ़ करती हैं, जो आपका गंद उठाती हैं, जो आपकी खिदमत करती हैं, और जो देहातों से लेके, फैक्ट्रियों से लेके, मोहल्लों गलियों तक काम करती हैं। और फिर उस औरत को लाएं जिस औरत ने कहा कि मेरे मियाँ की अगर तनख्वाह 10,000 रुपये है, मैं 10,000 रुपये में इसका बच्चा जो है वो मैं एक मतलब कामयाब मर्द बना के पेश करूँगी। आप उस औरत जिन्होंने पेश किए हैं, ठीक है, जो मिसाल है। तो मैं भी कई किताबी गल्ला करनी पई हैं, मैं भी बच्चे पैदा अमरीका कर रही हूँ, मैं तो बचपने की अमरीका गई हुई हूँ, बच्चे भी वहाँ पैदा किए, इस्लामिक सेंटर्स में भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक अच्छा मुसलमान बनाया, डॉक्टर सर्जन बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी अरेंज मैरिज, जो अमेरिकन बॉर्न रेस थे, माशाल्लाह उनकी अरेंज मैरिज शर्म हया वाली लड़कियों से की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं कि अपने बच्चे, सैकड़ों बच्चों को मैंने अमेरिका में रह के कुरान पढ़ाया, उर्दू सिखाई, कल्चर सिखाया, सारी ज़िंदगी ये काम किया। इसलिए जब मैं ये हरकतें पाकिस्तान में देखती हूँ तो फिर उसके बाद मेरा दिल करता है मैं लितर ला के उन्होंने उससे चौंक च मारा जिथे ये मार्च कर दिया, तो नाल हाकिम वक्त नूं कटहरे च खड़ा करा, क्योंकि रोज़े अशर ने कटहरे च खड़े होना, जिम्मेदारी ओदी सी के पाबंदी लगांदा। करप्शन करना, हराम खाना, टीवी पे आके बकवास करना, और इसके अलावा इया का नाम दुआ इया का नस्ताइन पढ़ना। ये 22 करोड़ औलाद है हाकिम वक्त। एक बाप की पकड़ इतनी सख्त है कि तूने अपने 2, 3, 4 बच्चों की तरबियत सही नहीं की, 22 करोड़ का इसको जवाब देना है। मैं तो जब रोज़े हशर का नक्शा सोचती हूँ तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती। खाली स्टेज पे लोग इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, ना बचत नहीं होनी। समझ आई? ये लम्हा फिक्र है। और मैं समझती हूँ कि मेरे मुल्क का जो मर्द है ना, ये उसकी औरत बाहर निकलती है जिसने अपनी बीवी को या अपनी बेटी को, बहन को हुकूक नहीं दिए, उसके हुकूक या तो सल्ब किए हैं
تو یا وہ ویسے ہی حلال کا نہیں ہے،